नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत विलियम वर्ड्सवर्थ की काव्य सिद्धांत। यदि आपने प्लेटो का काव्य सिद्धांत, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, नाटक, व्याकरण से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वर्ड्सवर्थ का जीवन परिचय। वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और इनका निधन 23 अप्रैल 1850 ईस्वी को हुआ। वर्ड्सवर्थ को रोमानी काव्य युग का प्रवर्तक कहा जाता है। रोमानी काव्य को स्वच्छंदतावाद काव्य भी कहा जाता है, जिसे वीडियो के आगे हम लोग पढ़ेंगे। 20 वर्ष की अवस्था में वर्ड्सवर्थ ने काव्य की रचना प्रारंभ कर दिया था। वर्ड्सवर्थ ने 1790 ईस्वी में फ्रांस, इटली और आल्प्स पर्वत की पैदल यात्रा की। आल्प्स पर्वत के सौंदर्य ने वर्ड्सवर्थ के कवि मन को प्रभावित किया। वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल कविता में प्रकृति की सुंदरता को देखा जा सकता है। सुमित्रानंदन पंत को भारत का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। जिस प्रकार इंग्लैंड में वर्ड्सवर्थ प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है, ठीक वैसे ही भारत में सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में प्रकृति सौंदर्य दिखलाई पड़ता है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत ने लिखा है, छोड़ द्रुमों की मधुर छाया, द्रुम यानी पेड़, छोड़ द्रुमों की मधुर छाया, तोड़ प्रकृति से माया, बाले तेरी बाल जाल में उलझा दूं कैसे लोचन। फ्रांस की क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई, इसका भी असर वर्ड्सवर्थ के मन पर पड़ा। फ्रांस की क्रांति का जो नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इस नारे का असर उनके कवि मन पर पड़ा। इसलिए वर्ड्सवर्थ रोमानी काव्य की ओर उन्मुख हुए। इसके बाद जानते हैं वर्ड्सवर्थ के साहित्यिक परिचय। वर्ड्सवर्थ 19वीं सदी के प्रमुख समीक्षक थे, लेकिन उनकी विशेष पहचान कवि के रूप में हुई। वर्ड्सवर्थ का प्रथम काव्य संग्रह एन इवनिंग एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज 1793 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वर्ड्सवर्थ का प्रथम काव्य संग्रह का क्या नाम है? एन इवनिंग एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज का प्रकाशित हुई 1793 ईस्वी में। वर्ड्सवर्थ 1795 ईस्वी में सैमुअल टेलर कॉलरिज के मित्र बने थे। 1798 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ कॉलरिज के साथ मिलकर लिरिकल बैलेड्स नाम से कविताओं का पहला संस्करण प्रकाशित करवाया। लिरिकल बैलेड्स को स्वच्छंदवादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है। स्वच्छंदतावादी काव्य को रोमानी काव्य भी कहा जाता है। स्वच्छंदतावादी काव्य में प्रकृति के प्रति प्रेम और ग्रामीण भाषा को साहित्य में अपनाया गया है। स्वच्छंदतावादी काव्य में प्रकृति के प्रति प्रेम है और ग्रामीण भाषा यानी जन सामान्य की भाषा को अपनाया गया है। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ जो लिरिकल बैलेड्स पुस्तक की रचना करते हैं दोनों साथ मिलकर के, बाद में कॉलरिज ने अपनी पुस्तक बायोग्राफिया लिटरेरिया, पुस्तक का क्या नाम है? बायोग्राफिया लिटरेरिया पुस्तक में कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ के ग्रामीण भाषा के कविता में प्रयोग की आलोचना करते हैं। कॉलरिज के अनुसार ग्रामीण भाषा की शब्दावली अपर्याप्त और कामचलाऊ होती है। काव्य की भाषा जनसाधारण की भाषा होनी चाहिए। भारत में रामचरितमानस की लोकप्रियता के पीछे इस पुस्तक में अपनाया जाने वाला जन सामान्य की भाषा अवधी भाषा ही है। इसके बाद जानते हैं स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्तियाँ। पहली प्रवृत्ति है संस्कृति के ऊपर प्रकृति की विजय। दूसरी प्रवृत्ति है बंधन के ऊपर स्वतंत्रता की विजय। तीसरी प्रवृत्ति है मुख्य प्रवृत्ति सामंती जकड़ को मूलोच्छेद करने वाली चेतना यानी सामंतवाद के प्रति विद्रोह की भावना। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रभाव छायावादी कविताओं में दिखलाई पड़ता है। छायावाद की 4 स्तंभ है पंत, प्रसाद, वर्मा, निराला। पंत यानी सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद जयशंकर प्रसाद,
महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भारत में श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कहा जाता है और यूरोप में रूसो को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इस पुस्तक में 9 अभिजात्यवादी मान्यताओं पर करारा चोट किया गया है। अभिजात्यवाद उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें सत्ता शक्ति, आर्थिक शक्ति या अन्य शक्ति सीमित लोगों के हाथों में केंद्रित हो। और साहित्य में अभिजात्यवाद का अर्थ है ऐसा साहित्य जिसकी बराबरी कोई अन्य न कर सके। तो लिरिकल बैलेड्स में 9 अभिजात्यवादी मान्यताओं पर करारा चोट किया गया है और उसमें जन सामान्य की भाषा को अपनाने पर जोर दिया गया है और प्रकृति प्रेम दिखलाई पड़ता है। इस पुस्तक में काव्य भाषा संबंधी विचार प्रकट हुए हैं। वर्ड्सवर्थ ने अपनी पूर्ववर्ती काव्य भाषा को दूषित, विकृत, चमकीली और भावहीन बताया है। लिरिकल बैलेड्स के 4 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। पुस्तक के पहले संस्करण की भूमिका को वर्ड्सवर्थ ने एडवर्टीजमेंट नामक शीर्षक से लिखी। इस पुस्तक यानी लिरिकल बैलेड्स के दूसरे संस्करण में वर्ड्सवर्थ ने लंबी चौड़ी भूमिका लिखी जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। उनकी यह भूमिका आलोचना साहित्य जगत में प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स के नाम से जाना जाता है। दूसरे संस्करण में जो उन्होंने लंबी चौड़ी जो भूमिका लिखी है, इस भूमिका को आलोचना साहित्य जगत में प्रीफेस लिरिकल बैलेड्स के नाम से जाना जाता है। लिरिकल बैलेड्स में ग्राम्य भाषा यानी जन सामान्य की भाषा और प्रकृति के प्रति अनुराग दिखलाई पड़ता है। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि काव्य और गद्य में अंतर केवल छंद के कारण होता है। वर्ड्सवर्थ का अंतिम काव्य संग्रह द प्रियुल्ड था। द प्रियुल्ड वर्ड्सवर्थ की अर्ध आत्मकथात्मक कविता है। वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मैरी ने द प्रियुल्ड प्रकाशित करवाई। वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कविताएं हैं डैफोडिल, लूसी ग्रे, टिंटर्न एबे, द वैगनर, द एक्सकर्सन और पीटर बेल। वर्ड्सवर्थ को 1843 ईस्वी में इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट पद से सम्मानित किया गया। इसके बाद जानते हैं वर्ड्सवर्थ के अनुसार काव्य भाषा की 3 मान्यताएं। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। काव्य और गद्य की भाषा में कोई तात्विक अंतर नहीं होने चाहिए। प्राचीन कवियों का भाव उद्घोष जितना सहज था, उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में बनावटीपन और आडंबर कवियों की देन है। इसके बाद जानते हैं काव्य के संबंध में वर्ड्सवर्थ के कथन। गद्य और छंद युक्त रचना के बीच न तो कोई तात्विक अंतर है और न हो सकता है। कवि की संवेदनशीलता साधारण मनुष्य की अपेक्षा अधिक होती है। कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम और अंतिम ज्ञान है। कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि है। प्रत्येक कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूँ कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊँ या कुछ नहीं। काव्य में सहज आवेग भाव होना चाहिए। कविता ज्ञान का प्राण है, उसकी शुद्ध चैतन्य आत्मा है। वह राग दीप्ति अभिव्यक्ति है जो समस्त ज्ञान का आश्रय है। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। वर्ड्सवर्थ कविता को प्रबल भाव आवेगों का स्वच्छंद प्रवाह मानते थे। प्रबल भावों की भाषा भव्य, सजीव और चित्रात्मक होती है। जब कोई कवि प्रसिद्धि की इच्छा से कविता रचता है तब भाषा में बनावटीपन, आडंबर, समास, अलंकार, जटिलता और उक्ति वैचित्र्य यानी अभिव्यक्ति की चमत्कार आदि का समावेश होता है, जिससे भाषा सरल और सहज नहीं हो पाती। कविता की भाषा जनसाधारण से जुड़ी हुई होनी चाहिए। कवि जितना भावों के निकट पहुँचेगा उसकी भाषा शैली उतनी ही सच्ची होगी और कवि कर्म में उसे सफलता प्राप्त होगी।
कविता में छंदों का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन छंद का प्रयोग मनमाना न होकर उपयुक्त नियमबद्ध होना चाहिए। भारत के वर्ड्सवर्थ प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत ने छंद के बारे में लिखा है, शब्दों के कंधों पर छंदों के बंधों पर, शब्दों के कंधों पर छंदों के बंधों पर नहीं आना चाहता वे बहुत बोलते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।